विक्रम सिंह चारण अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, तो अपने लास्ट में जो अपना टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान अभी तक हमने पढ़ा था संविधान सभा के गठन के बारे में। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। और जो गठन की थी उस टीम का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में और उसके जो अस्थायी अध्यक्ष है वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि जो भी संविधान सभा थी उसके सबसे वर्धजन या सीनियर सदस्य थे। तो जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक वो हुई थी दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा यानी जो प्रथम बैठक थी उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे और उनकी सीनियरिटी या वर्द यानी सबसे वयोवृद्ध इंसान थे ये थे वर्द। तो इनकी सीनियरिटी के आधार पे इनको अध्यक्ष बनाया गया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जो प्रथम बैठक है वो हुई थी दिल्ली की। जो प्रथम बैठक है वो थी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। यानी कि जो प्रथम बैठक है वो दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो तो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। फिर ये बैठक कहाँ हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में। और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए जाने का एक कारण था कि सबसे वयोवृद्ध इंसान थे, ठीक है। फिर इसके बाद में हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा की दूसरी बैठक, जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें जो इस बैठक की अध्यक्षता की थी वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। तो दूसरी बैठक क्या हुई? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और इस सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। यानी कि जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। लेकिन H से कुछ एक दिन या कुछ महीनों बाद में H.C. मुखर्जी का देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत, यानी इनका निधन हो गया था। इनके निधन होते ही फिर अध्यक्ष बनाया गया था वीटी कृष्णमाचारी को। वीटी कृष्णमाचारी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। फिर संविधान में अलग अलग समितियां थी, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। तो भाई संविधान भी तो बनाना था। जितना बड़ा देश था, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, फिर आज़ाद हुआ। तो जो संविधान सभा थी उसके सामने काफ़ी सारी चुनौतियां थी। पहली तो ये कि नया देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। दूसरा कि देश का संविधान ऐसा हो जो देश को प्रगतिशील बनाए या देश के विकास में
बाधक ना होकर सहयोग करे। यानी कि संविधान सभा के सामने कुछ चुनौतियां थी कि एक तो देश नया नया आजाद हुआ है, तो किस टाइप का संविधान बनाया जाए, यानी कि संविधान इस टाइप का हो जो देश के विकास में सहायक हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि दोबारा कहीं देश में परतंत्र हो जाए या किसी का गुलाम हो जाए। यानी कि इनकी प्राथमिकता ये थी कि देश के जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जो भी जनता थी देश की उस टाइम की 1947 में, यानी कि उस देश की पूरी जनता का सम्मान रखा जाए। संविधान ऐसा हो जो जनता के हितों की रक्षा करे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जनता को परतंत्र बना दिया जाए। तो संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम किस प्रकार का संविधान पेश करें जो लोगों के हित में हो। ठीक है, तो फिर इसमें अलग अलग समितियां बनी थी। एक बनी थी प्रारूप समिति या फॉर्मेट समिति, प्रारूप समिति, फिर एक बनी थी अल्पसंख्यक समिति। ठीक है, फिर अपना देश 542 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, यानी कि 1947 में आज की तरह का भारत थोड़ी ना था, उस समय तो अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो भारतीय लोगों के सामने, यानी जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती कि सबको एकजुट करें। ठीक है, फिर एक ऐसा संविधान बने जो सबके हितों को ध्यान में रखे और सबके लिए समान हो। तो एक तो थी प्रारूप समिति, फिर एक थी प्रांतीय समिति, एक थी अल्पसंख्यक समिति, फिर एक थी संघ शक्ति समिति, एक थी संघीय समिति। ठीक है, एक थी राष्ट्रीय ध्वज समिति या झंडा समिति। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संघ शक्ति और संघीय समिति के थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर उसके बाद में भाई संविधान सभा का गठन हो गया, बैठक भी हो गई, तो फिर जो सदस्य थे उनके सामने था कि संविधान किस प्रकार का हो। ठीक है, तो जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे, वो अलग अलग देशों में गए। ठीक है, वहाँ जैसे अमेरिका में गए, ब्रिटेन में गए, आयरलैंड में गए, रूस में गए, फ्रांस में गए, जापान में गए, जर्मनी में गए, यानी कि साउथ अफ्रीका भी गए थे। तो अलग अलग देशों में गए, वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया। एक चीज और, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यानी कि आज अपने देश की आबादी है वो 121 करोड़ है, 121 करोड़ के लगभग मानी जाती है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसके सामने चुनौतियां थी कि भारत का संविधान किस प्रकार का हो, किस टाइप का संविधान और लोगों के हितों की कैसे रक्षा करें। ठीक है, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तो हर एक अलग अलग देश में गए, जिनको लगा कि वहाँ का संविधान अच्छा है, पूरे संविधान का अध्ययन किया, फिर उसके बाद में उन्हें लगा कि ये अपने लिए बेटर है, तो वो चीज़ें भारत में लेकर आए थे। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है उसके दो स्रोत हैं, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत तो है देशी स्रोत, देशी स्रोत, और जो दूसरा है वो है विदेशी स्रोत। ठीक है, यानी कि एक तो देशी स्रोत है, यानी कि देश के जो स्रोत है उनसे लिया गया, यानी कि अंग्रेजों से उनसे लिया गया, वो तो देशी स्रोत हो गया। एक होगा विदेशी स्रोत, यानी कि जो अलग अलग देशों में गए थे, वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया, फिर जो लेकर आए थे वो हो गए थे विदेशी स्रोत। यानी कि देशी स्रोत में दो है, देशी स्रोत में दो है। 1928 नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और जो दूसरा है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो देशी स्रोत है उसमें पहला है 1928 की नेहरू रिपोर्ट, और दूसरा है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। जो 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है वो क्यों आई थी, उसका कारण ये है कि 1927 में भारत में आया था साइमन कमीशन, भारत में आया था साइमन कमीशन। इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में आया था, तो भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो फिर अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय लोगों में इतनी सहमति या सहनशीलता नहीं है कि वो एक साथ बैठकर, यानी एक चुनौती दी थी भारतीयों को कि भारतीय लोगों में इतनी सहनशीलता या सहमति नहीं है कि वो देश का संविधान सभा का निर्माण कर सके।
तो जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में आया था। और इसी साइमन कमीशन 1927 साइमन जो कमीशन है, साइमन कमीशन, इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय थे वो इसी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में। क्या कर रहे थे? लाहौर में। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्हीं लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट कर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, यही वो लाला लाजपत राय जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर एक एक पड़ी लाठियां अंग्रेजों के लिए कील या ताबूत साबित होगी। यही थे वो लाला लाजपत राय। ठीक है, 1927 में आया था ये साइमन कमीशन लाहौर में। ठीक है, फिर उसके बाद में जब अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि भारतीय लोग सहमति से या सहनशीलता इतनी नहीं है कि वो संविधान सभा का निर्माण कर सके, तो 1928 में नेहरू जी ने सभी को एकत्रित किया और एक प्रारूप पेश किया या रिपोर्ट पेश की, जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था, जो 1935 में आ गया था, यानी कि माना भारतीय दर्शन राजनीतिज्ञों का कहना है कि जो 395 अनुच्छेद थे ना, यानी कि 1950 में भारत में कितने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने थे? 395 अनुच्छेद। यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उस समय इसमें संविधान इसमें अनुच्छेद थे 395। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 400 से ज्यादा संविधान हो चुके। ठीक है, 395 लागू थे, तो जो भारतीय राजनीतिज्ञ थे या जो भी जिनका भी मत था, उन्होंने कहा था कि 250 से अधिक, यानी लगभग 250 संविधान है, 250 से अधिक जो अनुच्छेद है, कितने? 250 अनुच्छेद, यानी कि 250 अनुच्छेद हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए, हुबहू लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 1935 के अधिनियम से कितने अनुच्छेद लिए गए हैं? 250 अनुच्छेद। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना टॉपिक है विदेशी स्रोत, यानी कि विदेश से कौन कौन से स्रोत लिए गए थे। पहला तो हो गया देशी स्रोत, दूसरा है विदेशी स्रोत। देशी स्रोतों में दो है, देशी स्रोतों में दो है। पहला तो है 1928 नेहरू रिपोर्ट, और जो दूसरा स्रोत है वो है, यानी एक तो पहला तो हो गया 1928 का नेहरू रिपोर्ट, और जो दूसरा है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो भारत में अलग अलग देशों से जो संविधान सभाएं थी वो अलग अलग देशों में गई, और उन्होंने अलग-अलग देशों में गई थी और उन्होंने वहां के संविधानों का अध्ययन किया। जो अनुच्छेद उन्हें बेटर लगे वो अनुच्छेद यहाँ कर लेकर आ गए। तो उसमें सबसे पहले जिस देश में गए थे उस देश का नाम है ब्रिटेन, यानी कि अपन अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वहां उन्हें कुछ अच्छी चीजें लगी तो ब्रिटेन से लेकर आ गए थे। तो ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें लेकर आए थे? ब्रिटेन से एक तो लेकर आए थे संसदीय व्यवस्था, संसदीय, फिर एक थी द्विसदनीय, ठीक है, फिर तीसरा है एकल नागरिकता, यानी कि जो भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था प्रकार की है। यानी कि इसमें दो होता है, एक होता है पीएम और एक होता है राष्ट्रपति। जो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें दो होते हैं, एक प्रधानमंत्री होता है, एक राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है वो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जबकि संपूर्ण जो शक्तियां होती है, यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, जो संपूर्ण पावर या शक्तियां होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास में। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, जबकि वास्तविक जो इसका अध्यक्ष, कार्यपालिका का अध्यक्ष माना तो राष्ट्रपति को गया है, लेकिन वास्तव में शक्तियां अगर किसी के पास में है तो वो है प्रधानमंत्री के पास में। ये तो सिर्फ नाम मात्र का है। ठीक है, फिर एक चीज और, यानी कि दो शब्द होते हैं, एक तो नियुक्त और चयन।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति और उसका चयन करता है प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री तो इसका चयन करता है और जो राष्ट्रपति होता है वो इन्हें नियुक्त करता है। ठीक है, फिर है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा या विधान। ठीक है, फिर उसके बाद में एकल नागरिकता, यानी कि अपने भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली प्रचलित है। फिर उसके बाद में आता है 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे अमेरिका, यानी कि जो अपने प्रतिनिधि थे अमेरिका का संविधान का अध्ययन किया तो उन्हें कौन कौन सी चीज वहां की अच्छी लगी। यानी कि अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया तो अमेरिका के संविधान से उन्हें कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी। तो उसमें पहला तो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, पर महाभियोग, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसको हटाने की शक्ति या उसको हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है महाभियोग। फिर दूसरा अमेरिका के संविधान से उच्चतम या उच्च न्यायालय, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की